नमस्कार, सुबह लक्ष्मी आप सभी का स्वागत है। मैं हूं हेमंत घई। आगे बढ़ने से पहले आइए देख लेते हैं इस वक्त की हेडलाइंस। लंबी छुट्टी के बाद खुले जापान के बाजार में 2% की गिरावट, 2 हफ्ते की निचले स्तर पर फिसले। चीन में कमजोर मैन्युफैक्चरिंग आंकड़े और क्रूड में कमजोरी से अमेरिकी बाजारों में भी 1/4% की गिरावट। और आज होगी सितंबर वायदा सीरीज की एक्सपायरी। 33% ब्रोकर्स को 7,800 से 7,850 के बीच एक्सपायरी होने की उम्मीद। कच्चे तेल में गिरावट बढ़ी, नायमेक्स पर भाव $45 के नीचे फिसला। ब्रेंट क्रूड भी $48 के नीचे। विवाद बढ़ने के बाद फॉक्सवैगन के सीईओ मार्टिन ने पद से दिया इस्तीफा, कहा नहीं किया कोई गलत काम। 2 दिनों में भारी गिरावट के बाद कल शेयर में करीब 5% की रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा शुरू। न्यूयॉर्क में आज शाम संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष से करेंगे मुलाकात। यूएन की संयुक्त परिषद में स्थायी सीट के मुद्दे पर होगी बात। अफोप ने जारी की भारत के धन कुबेरों की लिस्ट। $19 अरब की संपत्ति के साथ लगातार 9वीं बार मुकेश अंबानी नंबर 1, दिलीप सांघवी दूसरे और अजिम प्रेमजी तीसरे पायदान पर। यह वॉलेटाइल हफ्ता रहा है अब तक, आप देखिए। और आज इस वॉलेटाइल हफ्ते की और की एक्सपायरी होने वाली है। देखना होगा कि ये सीरीज किस स्तर पर एक्सपायर हो। कल हमने देखा था 7,800 के स्तर को होल्ड किया था निफ्टी ने, लेकिन आप देखिए कल एक स्मार्ट रिकवरी निचले स्तरों से सेंसेक्स में देखने को मिलती, करीब 500 पॉइंट की। और इतनी गिरावट इससे पहले एक सेशन में, परसों के सेशन में देखने को मिली थी। तो काफी वॉलेटिलिटी बढ़ती हुई एसजीएक्स निफ्टी भी यही संकेत दे रहा है कि आज एक गिरावट के साथ शुरुआत हो सकती है। चलिए, लेकिन यूएस से किस तरह से संकेत देखने को मिल रहे हैं इस सब पर बात करते हैं। बताने के लिए जुड़ चुके हैं हमारे सहयोगी आशीष। आशीष, गुड मॉर्निंग। फिर से ग्लोबल चिंताएं, ग्लोबल ग्रोथ को लेकर सवालिया निशान लगते हुए नजर आ रहे हैं यूएस के मार्केट्स में। क्या ग्लोबल क्यूज एक्चुअली बुरे नहीं है एक्सपायरी के दिन का अगर देखें तो। रिलेटिवली कामर ट्रेड यानी कि शांत कामकाज हुआ है ग्लोबली इक्विटी मार्केट्स में। अमेरिका की आपने बात करी, कल हमने देखा हल्की कमजोरी थी, फ्लैट से 1/3% के आसपास का ही वहां पे दबाव देखने को मिला। इनफैक्ट जब हमारे मार्केट्स ट्रेड कर रहे थे, फ्यूचर्स इंडिकेट कर रहे थे अच्छी खासी कमजोरी। लोअर लेवल से अमेरिकन मार्केट्स में एक अच्छा उछाल आया था। एक समय डाउ 120 अंक के आसपास का दबाव दिखा रहा था, फाइनली 50 अंक के आसपास ही कमजोरी के साथ बंद हुआ है। तो लोअर लेवल से उभरते हुए नजर आए, लेकिन लाइट वॉल्यूम ट्रेड था। मेरे ख्याल से इस साल का नवा सबसे कमजोर वॉल्यूम वाला सेशन था। तो कमजोर वॉल्यूम्स पे एकदम फ्लैटिश ट्रेड देखने को मिला है। इन्वेस्टर्स का हम लगातार हाईलाइट कर रहे हैं, 2 चीजों पे फोकस है। एक तो फेडरल रिजर्व और दूसरा चीन में जो स्लो डाउन देखने को मिल रहा है। इन दोनों में बहुत ज्यादा कोई न्यूज फ्लोज थे नहीं। आमतौर पर जब ऐसा होता है तो लोग कमोडिटी मार्केट की तरफ फोकस करते हैं। और कच्चे तेल में अमेरिका में इन्वेंट्रीज घटने के बावजूद हमने देखा कल पिटाई होती हुई नजर आई, और उसका इंपैक्ट कुछ हद तक इक्विटीज पे था, इसीलिए आपने दबाव देखा। कल आपने कॉपर की बात छेड़ी थी, कॉपर को में ट्यूसडे को अच्छी पिटाई थी, कल भी कॉपर कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। तो कमोडिटी मार्केट में ठंडापन था, वो कुछ हद तक रिफ्लेक्ट हो रहा था। अदरवाइज रिलेटिवली कामर कामकाज था। यूरोप बेहतर था, एटलीस्ट हरे निशान पे जाके बंद हुआ। लंदन के फुटसी ने तो खैर आउट परफॉर्म करा, लेकिन जर्मनी के मार्केट्स भी ऑलमोस्ट आधे % के आसपास का उछाल दिखा रहे थे। 2 रीजंस थे यहां पे, ध्यान रखें। एक तो डॉयचे बैंक ने टारगेट जो है इंडेक्स के वो कट करे थे, तो उसका दबाव था। लेकिन इस बीच फोक्सवैगन के सीईओ साहब ने रिजाइन करा, जो आपने हेडलाइन में मेंशन करा, तो उससे ऑटो शेयर्स में कुछ उछाल देखने को मिला। तो मिक्स ट्रेड्स, मिक्स कामकाज यहां पे देखने को मिला। एशिया, जैसे आपने हाईलाइट करा, जापान का निकेई लंबी छुट्टी के बाद कहना चाहिए वापस खुला है, 2 हफ्ते के लोज पे समय कामकाज करता हुआ। अदरवाइज एशिया मिक्स्ड कामकाज कर रहा है और एसजीएक्स निफ्टी दर्शा रहा है कि शायद हल्की सुस्ती के साथ आज कामकाज की शुरुआत हो। बिल्कुल, शुक्रिया आशीष। तो सुस्ती भरा संकेत एशिया से इस समय देखने को मिल रहा है। जापान का बाजार जो छुट्टियों के बाद खुला है वो जरूर गिरता हुआ आपको दिख रहा है। चलिए, लेकिन आज का ट्रेडिंग सेशन कैसा रह सकता है, एक्सपायरी किन लेवल्स पर होगी, क्या वॉलेटिलिटी भरा सेशन आज भी देखने को मिलेगा, इस सब पर बात करते हैं। अनिल सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अनिल, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं आज के लिए? 2 ट्रिगर्स हैं, एक तो न्यूज फ्लो के लिहाज से ग्लोबल मार्केट और दूसरा एक्सपायरी। न्यूज फ्लो में क्या कुछ हो सकता है अंदाजा लगाना मुश्किल है, लेकिन अब तक जो संकेत है वो बता रहे हैं कि कोई खास बड़ा उतार चढ़ाव ग्लोबल मार्केट की वजह से होना नहीं है। अब जहां तक एक्सपायरी का सवाल है तो डेटा ये कहते हैं कि 7,800 के नीचे की एक्सपायरी नहीं होनी चाहिए, वहां पर सपोर्ट है बाजार को और वो लेवल होल्ड करने की कोशिश बाजार की हो सकती है। अब ऊपर की तरफ
7900, 7950 बहुत स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है, उसके पार निकलना भी मुश्किल होगा। थोड़े से एफआईज की बिकवाली के आंकड़े फिर से बढ़ते हुए दिखे और वायदा कारोबार के आंकड़े कोई खास रुझान दिखा नहीं रहे, न तेजी की तरफ न मंदी की तरफ। तो ऐसा लगता है कि फर्स्ट हाफ शायद बाजार में काफी हद तक टाइट रेंज में कंसोलिडेशन के बीच में कारोबार हो, जो लोअर लेवल पर 7800 को होल्ड करने की कोशिश करेगा बाजार और आगे ऊपर की तरफ जो कल का हाई है 7880 के आसपास का, उसे पार करने में थोड़ी सी मुश्किल होगी। इस रेंज के जिस तरफ बाहर निकले एक डायरेक्शनल कॉल लेकर 50-75 पॉइंट के मूव के लिए बाजार को ट्रेड करना चाहिए। तो ऐसा लग रहा है फर्स्ट हाफ का कंसोलिडेशन और उसके बाद एक डायरेक्शनल मूव सेकंड हाफ में थोड़ा सा बड़ा आ सकता है। अनिल, आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन भी है, कल ईद के चलते भारतीय बाजार बंद रहेंगे और अक्टूबर सीरीज की जो शुरुआत है वो सोमवार से होने वाली है। आरबीआई की पॉलिसी मंगलवार को है। ये बताइए कि कैसे देख रहे हैं आप इस सीरीज को जो शुरू होने वाली है सोमवार से, अक्टूबर की सीरीज को? क्या इवेंट्स हैं? क्या इस सीरीज से बेटर सीरीज रहेगी या इससे खराब रहने वाली है? अक्टूबर की सीरीज में ऐसा लग नहीं रहा है कि कोई बहुत बड़ा मूव आएगा बाजार में कि सीरीज 5% ऊपर या 5% नीचे बंद हो जाए, लेकिन अगर एक डायरेक्शनल कॉल लेना ही है तो ज्यादा संभावना ये है कि सीरीज कमजोरी की साथ रहे। रीजन ये है कि अर्निंग सीजन सबसे बड़ा ट्रिगर होगा और दूसरा पॉलिसी। अब दिक्कत एक ही है कि अगर पॉलिसी में आपको 0.5% का कट मिल जाए तो बाजार के लिए एक अपसाइड की गुंजाइश बनती है और फिर आपके लिए डाउनसाइड रिस्क कम हो जाती है। तो पॉलिसी के बाद शायद एक क्लियर कट अंदाजा लग जाएगा कि बाजार किस तरह के डायरेक्शन में ट्रेड करेगा। लेकिन अगर फर्ज करें कि पॉलिसी में सिर्फ 1/4% रेट से कम हो तो फिर अक्टूबर की सीरीज का सितंबर से बेहतर होना काफी मुश्किल होगा, ये बात तय है। तो ऐसे में पॉलिसी डिसाइड कर देगी और उसके बाद क्योंकि रिजल्ट सीजन है और रिजल्ट सीजन से ज्यादा उम्मीद है नहीं, तो और ग्लोबल मार्केट अभी भी थोड़े से खराब मूड में ही है, एफआईएस के फ्लो है नहीं, तो अक्टूबर की सीरीज बेहतर हो इसकी संभावनाएं थोड़ी कम है। ऑलराइट, चलिए शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। और आज कौन से स्टॉक्स हैं जिस पर आज आपकी नजर होनी चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ हमारे रिसर्च एनालिस्ट सोनम और पूजा जुड़ चुके हैं। हाय, गुड मॉर्निंग। बताइए कहाँ नजर रखी जाए आज? शुरुआत 6 नए काउंटर्स के साथ करते हैं जो एफएनओ में शामिल होने वाले हैं। ये सोमवार से 28 सितंबर से एफएनओ में शामिल हो जाएंगे। आप उनमें एफएनओ पोजीशंस ले पाएंगे। बीएमएल, कैडिला हेल्थकेयर, भारती इंफ्राटेल, मेरिको, एनसीसी और टीवी 18 ब्रॉडकास्ट इसमें शामिल है। एमटेक ऑटो, कैस्टिक टेक्नोलॉजी और इसके अलावा तमाम एमटेक ग्रुप के काउंटर्स आज आपके रडार पर होने चाहिए। यहाँ पर खबर निकल कर आ रही है कि एमटेक ऑटो 2 बैंकों के साथ कैस्टिक टेक्नोलॉजी के जो अपने शेयर्स है जिसमें कि उसका 40% स्टेक है उसके शेयर्स वो प्लेज करेगा। यहाँ पर इलाहाबाद बैंक में कंपनी ने करीब 95 लाख शेयर्स प्लेज किए हैं और इसके अलावा स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर में कंपनी ने करीब 38 लाख शेयर्स अपने प्लेज किए हैं। एलएनटी के काउंटर पर नजर, यहाँ पर कंपनी अपने 70 एकड़ लैंड पार्सल को जो बैंगलोर में है इसको मोनेटाइज करने की योजना में है। यहाँ पर कंपनी एक रेजिडेंशियल टाउनशिप बनाएगी जहाँ पर पहले एक फैक्ट्री हुआ करती थी और उसको खाली कर दिया गया है। साथ ही फाइजर के काउंटर पर खास नजर रखेगा जहाँ पर कंपनी ने अपने थाने प्लांट को ट्रांसफर कर दिया या फिर बेच दिया है। विधि रिसर्च एंड डेवलपमेंट को ये डील लगभग 180 करोड़ रुपए की हुई है। श्री इंफ्रा फाइनेंस, यहाँ पर बढ़े हुए एनपीएस के चलते केयर ने रेटिंग लॉन्ग टर्म बॉन्ड और लॉन्ग टर्म जो लोन है वहां पर अपनी रेटिंग डाउनग्रेड कर दी है। केयर AA- से घटाकर A+ की रेटिंग यहाँ पर दी है। एलो फार्मा के काउंटर पर नजर, यहाँ पे कंपनी की बोर्ड की बैठक होने वाली है सोमवार को सितंबर 28 तारीख को। यहाँ पर कंपनी अपनी ओवरसीज यूनिट को बेचने पर विचार करेगी। साथ ही श्रीराम ट्रांसपोर्ट फाइनेंस के काउंटर पर नजर रखेगा जहाँ पे कंपनी अपने आम श्रीराम इक्विपमेंट फाइनेंस को अपने साथ अमालगम करने पर फैसला लेगा। शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो ये स्टॉक्स हैं जहां पर आज आपकी नजर जरूर होनी चाहिए। लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कि निफ्टी में आपको क्या रणनीति बनानी चाहिए, साथ ही कौन से वो मुनाफे वाले ट्रेडिंग आइडियाज हैं जिस पर आपकी नजर आज जरूर होनी चाहिए। कमोडिटी बाजार आज किस तरह से खुल सकता है, इस पर बात करेंगे। स्वागत है आप सभी का सीएनबीसी आवाज पर। आज हफ्ते का आखिरी कारोबारी दिन है और ये सीरीज भी एक्सपायर हो रही है, तो काफी इंपॉर्टेंट डे है आज भारतीय बाजारों के लिए। ऐसे इंपॉर्टेंट डे को आपको किस तरह से ट्रेड करना चाहिए, चलिए इस पर बात करते हैं। हमारे साथ manasjaiswal.com के मानस जायसवाल जुड़ चुके हैं। हाय मानस, गुड मॉर्निंग। बताइए सबसे पहले निफ्टी को किस तरह से ट्रेड करेंगे, क्या दबाव देखने को मिल सकता है और आप कहां और देख रहे हैं एक्सपायरी को होते हुए? गुड मॉर्निंग।
देखिए, कल हमने जरूर लोअर लेवल से रिकवरी देखी और बहुत ही बड़े हायर टॉप्स हायर बॉटम क्रेडिट चार्ट बन रहे थे, बट हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि ओवरऑल ट्रेंड बेरिश है। लोअर टॉप लोअर बॉटम डेली चार्ट पे देखे जा रहे हैं और अगर आप देखें तो कल के आखिरी 1 घंटे में हाई लेवल से निफ्टी फिसला था। तो मेरी राय में तो अभी भी जो स्ट्रैटेजी है बहुत क्लियर है, उछाल पे आपको बिकवाली करनी है और जब तक 8100 के लेवल्स ब्रेक ना हो तब तक आपको लॉन्ग पोजीशंस नहीं बनानी है और हर उछाल में बिकवाली करनी है। रही बात आज इंट्राडे की, तो मैं समझता हूँ कि एक शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी चाहिए जिसके स्टॉप लॉसेस 7910 के आसपास रहेंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि निफ्टी में सेलिंग प्रेशर बढ़ेगा जब निफ्टी 7820 के नीचे जाएगा और उस केस में पॉसिबल है 7750 के टारगेट। तो मेरी राय में तो बिल्कुल सेल पोजीशन बनानी चाहिए और स्टॉप लॉस 7910 के ऊपर रखें। आप कह रहे हैं कि सेल ऑन रैलीज की रणनीति बनानी चाहिए। बताइए अक्टूबर सीरीज में निफ्टी कहाँ तक नीचे आप देख रहे हैं आता हुआ? देखिए, अक्टूबर सीरीज की अगर बात करिए तो मेरा पहला टारगेट तो फिलहाल अभी भी जो पिछले लोज है वही मैं लेके चल रहा हूँ 75 के। बट देखिए ओवरऑल स्ट्रक्चर देखिए तो बीजीए चार्ट पे आपको हेड एंड शोल्डर पैटर्न बहुत क्लियर दिखता है और इस बाउंस बैक में जो पिछले दिनों में देखा उसमें निफ्टी ने नेकलाइन भी टेस्ट किया बट वहां सस्टेन नहीं कर पाया। तो ये काफी क्लियर है कि वैलिड एक पैटर्न बना हुआ है जो कि बेरिश है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि हमें जो नेक्स्ट मंथ रहेगा वहां पर भी बिकवाली देखने को मिलेगी और अगर निफ्टी 7500 के नीचे जाएगा तो जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न का टारगेट आता है वो कहीं ना कहीं 6900 के आसपास आता है, तो वो माइंड में बिल्कुल रखना चाहिए। और कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर आज आप ट्रेड कर मुनाफा कमाने की राय दे रहे हैं? देखिए, मिक्स मार्केट रहने के चांसेस है। एक्सपायरी है, वोलेटाइल मार्केट रहेगा तो एक बाय और एक सेल कॉल रहेगा। पहला तो मेटल शिफ्ट से एनएमडीसी में सेल कॉल है जहां पर स्टॉक 50 डे मूविंग एवरेज पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा था। कल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट जो कि 100 रुपए के आसपास था स्टॉक ने वो ब्रेक किया। वॉल्यूम्स हैवी थे, ऑसिलेटर्स नेगेटिव क्रॉसओवर दे रहे हैं तो यहाँ बिकवाली करने की सलाह रहेगी। उसके स्टॉप लॉसेस 100 रुपीज रहेंगे और टारगेट 95 रहेंगे और बीईएल में खरीदारी करेंगे क्योंकि बीईएल करीब 15 ट्रेडिंग सेशन से अपने 200 दिनों के मूविंग एवरेज पे सपोर्ट ले रहा है और कल बढ़िया रिकवरी देखने को मिली, वॉल्यूम्स देखने को मिले और स्टॉक 100 डे मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज हुआ है। तो मेरी राय में यहाँ पर अभी और रिकवरी देखने को मिलेगी। 1185 के टारगेट्स पॉसिबल है तो 1125 के स्टॉप लॉस के साथ एक लॉन्ग पोजीशन बनाए। चलिए, तो एनएमडीसी बेचें, बीईएल में लॉन्ग पोजीशंस बनाएं, ये राय दे रहे हैं हमारे एक्सपर्ट मानस। शुक्रिया मानस आपका इस जानकारी के लिए। चलिए इसलिए चलते हैं वरुण के पास और जानते हैं कौन से वो स्टॉक्स हैं जहां पर ट्रेडिंग की राय हमारे एक्सपर्ट्स दे रहे हैं। ट्रेडिंग कॉल्स लेकर जुड़ चुके हैं हमारे साथ वरुण। वरुण बताइए, तेजी की ज्यादा कॉल्स हैं या बिकवाली की? देखिए हेमंत, मानस की तरह हमारे बाकी जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी भी कुछ हद तक बटी हुई राय है, लेकिन तेजी की तरफ जो रुझान है वो कुछ ज्यादा नजर आ रहा है हमारे एक्सपर्ट की तरफ से। सबसे पहले इक्विटी रश के जो कुणाल सरोगी है उन्हें विप्रो में खरीदारी की सलाह दी है, 610 का टारगेट ये आते हुए देख रहे हैं और कैनरा बैंक में इन्होंने बिकवाली की सलाह दी है, 270 के टारगेट आपको देखने मिल सकते हैं। दोनों ही कॉस्ट 2 से 3 दिनों के लिए है। इसके अलावा बीएमए वेल्थ क्रिएटर्स के इंद्रनारायण विश्वास ने एशियन पेंट्स में बिकवाली की सलाह दी है। सेलन राइस की स्ट्रैटेजी अपनाने को ये कह रहे हैं, 769 के टारगेट्स आपको देखने मिल सकते हैं 1 से 3 दिनों में और माइंड ट्री में ये खरीदारी की सलाह दे रहे हैं। काफी अच्छा इसका चार्ट पैटर्न है और इसके चलते 1 से 3 दिनों में स्टॉक 1570 के लक्ष्य दिखा सकता है। इन दोनों स्टॉक्स पे आपको खास नजर रखनी होगी क्योंकि कल भी हमारे जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स है उन्होंने इन्हीं 2 स्टॉक्स में ट्रेडिंग के आइडियाज दिए थे। इसके अलावा टेक्निकल एक्सपर्ट मोहित गाबा अशोक लेलैंड में खरीदारी की सलाह दे रहे, 93 के लक्ष्य सुझा रहे 3 दिनों में। वही अरविंदो फार्मा में भी ये खरीदारी की सलाह दे रहे, 3 दिनों में 755 के लक्ष्य आपको देखने मिल सकते हैं। तो अगर आप देखें तो करीब 6 में से जो 4 कॉल्स है वो खरीदारी के हैं और 2 कॉल्स बिकवाली के हैं आज। राइट, शुक्रिया आपका वरुण इस जानकारी के लिए। और अब नजर डालते हैं कमोडिटी और करेंसी बाजार पर। क्रूड में हमने देखा 4% की तगड़ी गिरावट कल देखने को मिली है। IMX पर क्रूड $45 और ब्रेंट $48 के नीचे चला गया। वहीं डॉलर में गिरावट की वजह से सोने में तेजी बनती हुई दिखी। सोना $1130 के पास ट्रेड कर रहा है इस समय भी। और अगर आप कल डॉलर के मुकाबले रुपए की बात करें तो वहां पर हमने देखा कि 10 पैसे की कमजोरी देखने को मिलती है। 3 दिन से लगातार धीरे धीरे आप देखिए कमजोर हो रहा है। रुपया 65.97 के स्तर पर कल जाकर बंद हुआ। देखना होगा 66 का स्तर देखने को मिलेगा। कैसे ट्रेड करें रुपए और करेंसी मार्केट्स को, चलिए सब पर बात करते हैं। एसएमसी ग्रुप ऑफ कंपनीज के रवि सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रवि, सबसे पहले रुपए पर ही कॉल लेना चाहूंगा। गुड मॉर्निंग, कैसे ट्रेड करेंगे आप इसे? देखिए हेमंत जी, जिस तरीके से अभी मंथ एंड में एक यहाँ पर एक्सपोर्टर की बाइंग देखने को मिलती है, शायद इसकी वजह से यहाँ पर रुपए में थोड़ी सी वीकनेस देखने को मिल रही है। लेकिन मुझे लग रहा है कि 66 रुपए
5 पैसे के आसपास अगर देखने को मिले तो वहां पर वापस से सेल की स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। 65 रुपए 80 पैसे तक के लेवल देखने को मिल सकते हैं। फंडामेंटल काफी स्ट्रांग है, तो उसको देखते हुए थोड़ा सा रुपये में वापस से फिर से बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। और कौन सी वो कमोडिटीज हैं जहां आप आज ट्रेड करके पैसा बनाने की राय दे रहे हैं अपने क्लाइंट्स को? देखिए, बिल्कुल आपने गोल्ड की बात की है, तो गोल्ड अब थोड़ा सा अप ट्रेंड की तरफ मूव करता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से एक बार 26,500 तक के रेट आपको फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 26,300 से 350 की रेंज में आप एक बार फिर से बाय की पोजीशन बनाएं। 80 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लें। अपसाइड में टारगेट 26,500 से 550 देखने को मिल सके। साथ ही क्रूड में जो एक बड़ी गिरावट देखने को मिली, इस पे डिप पे एक बाय की स्ट्रेटजी रखनी चाहिए। पुल बैक आने के ज्यादा चांसेस हैं। वो देखिए एक यहाँ पर 29.70 और 29.50 की रेंज में एक बार बाय करें। 40 से 50 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस लगाएं। टारगेट के हिसाब से देखें तो आपको वापस से 3,060 और 3,070 के रेट देखने को मिल सकते हैं। शुक्रिया रवि आपका इस जानकारी के लिए। और आज से शुरू हुआ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिकी दौरा। आज का क्या है एजेंडा बताएंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। स्वागत है आप सभी का CNBC आवाज पर। आयरलैंड के बाद आज से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का अमेरिका दौरा शुरू हो गया है। आज सुबह करीब 4:30 बजे पीएम मोदी न्यूयॉर्क पहुंचे। न्यूयॉर्क में आज शाम संयुक्त राष्ट्र अध्यक्ष से वो मुलाकात करेंगे, जहां यूएन की सुरक्षा परिषद में स्थायी सीट के मुद्दे पर बातचीत होगी। इसके अलावा वो अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा की तरफ से आयोजित शांति के लिए शिखर बैठक में भी शिरकत करेंगे। प्रधानमंत्री अमेरिकी दौरे के दौरान दुनिया भर के दिग्गज निवेशकों और वित्तीय कंपनियों के प्रमुख सीईओ से भी भेंट करेंगे। उधर फोर्ब्स इंडिया ने देश के सबसे ज्यादा अमीरों की ताजा लिस्ट जारी करी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी लगातार 9वें साल देश के सबसे अमीर की लिस्ट में टॉप कर रहे हैं। मुकेश अंबानी की नेटवर्थ 18.9 अरब डॉलर है। 18 अरब की नेटवर्थ के साथ दिलीप सांघवी दूसरे नंबर पर हैं, आजिम प्रेमजी तीसरे और हिंदुजा ब्रदर्स चौथे पायदान पर। चलिए जाते जाते एक बार देख लेते हैं एसडीएक्स निफ्टी किस तरह से संकेत दे रहा है। एक कमजोर शुरुआत हो सकती है, इस तरह के संकेत इस समय देखने को आपको मिलेंगे। 19 अंक नीचे एसडीएक्स निफ्टी ट्रेड करता हुआ और सुस्ती भरा कारोबार दरअसल एशियाई बाजारों में देखने को मिल रहा है। कोई रनअवे रैली नहीं है। हांगकांग के मार्केट अब 1/4% नीचे हैं। शंघाई के बाजार जो खुले हैं वहां पर भी कोई बहुत तेजी नहीं है। 0.1% की बढ़त देखने को मिल रही है। जापान के बाजार छुट्टियों के बाद 2% नीचे आज खुले हैं और ताइवान कोस्पी के मार्केट्स भी सुस्ती भरा ट्रेड दिखा रहे हैं। लेकिन लेते हैं यहाँ पर एक ब्रेक के बाद हमारे साथ जुड़ेंगे स्टॉक 2020 के आपके फेवरेट कप्तान नीरज और आशीष हमारे साथ जुड़ेंगे ब्रेक के बाद।